और जिसका शिकार किया जा रहा है स्प्रे। तो आपको साफ साफ पता चलता है कि प्रेडेशन में एक स्पीसीज पॉजिटिव है जिसको फायदा है, बेनिफिशियल है, और दूसरी स्पीसीज को डेट्रीमेंटल है, वो तो अपनी जान गंवा रहा है। इस प्रेडेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें फूड चेन के बारे में सोचना चाहिए। जरा आप फूड चेन के बारे में सोचने की कोशिश करिए। अगर मैं बोलूँ इस दुनिया की अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सनलाइट, तो हमारी दुनिया में जो एनर्जी आ रही है वो सनलाइट के द्वारा आ रही है। ये सनलाइट कैप्चर की जाती है प्लांट्स के द्वारा। जो हमारे प्लांट्स हैं इस सनलाइट को कैप्चर करते हैं, एंड दैट्स व्हाई प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। इन प्लांट को खाने वाले जो पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें बोलते हैं हम लोग हर्बीवोरस। हर्बीवोरस एक्चुअली प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं तो इनको हम लोग कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। जो किसी भी फूड को कंज्यूम करे दैट इज नोन एज कंज्यूमर। अब आपको याद रखना पड़ेगा प्लांट के बाद जो हर्बीवोरस है वो एक एनिमल है। अगर अब इस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खा रहा है तो याद रखना वो एनिमल का कहलाएगा कार्निवोरस। लेकिन याद रखना ये जो एनिमल कार्निवोरस है ये भी किसी दूसरे एनिमल को कंज्यूम कर रहा, तो इसको भी हम लोग कंज्यूमर ही नाम देते हैं। आपको लगेगा कि अचानक प्रेडेशन में हम लोग ये हर्बीवोरस कार्निवोरस की बात क्यों करने लगे, क्या बात है आप समझने की कोशिश करिए। अगर मैं प्लांट और हर्बीवोरस का रिलेशनशिप देखूं तो हर्बीवोरस एक एनिमल है जो प्लांट को खा रहा है। प्लांट एक स्पीसीज है, हर्बीवोरस भी एक स्पीसीज है, यानी एक स्पीसीज ने दूसरे स्पीसीज का शिकार किया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्पैरो है जो कि सीड को खा रही है या प्लांट को खा रही है, तो इसमें जो स्पैरो होगी वो प्रेडेटर की तरह बिहेव करेगी, और जो सीड है या प्लांट है वो एक प्रे की तरह बिहेव करेगा। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल लायन एंड डियर। अगर हम शेर के बारे में बात करें, लायन के बारे में बात करें और डियर के बारे में बात करें, हिरन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर लायन जो होगा वो प्रेडेटर होगा और डियर जो होगी वो प्रे। ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, नॉर्मल सी बातें हैं जो आप किसी को भी समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। व्हाट आई मीन टू से, प्रेडेशन एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक को फायदा दूसरे को नुकसान है। जिसको फायदा है उसका नाम प्रेडेटर है, जिसको नुकसान है, जिसको फायदा है उसका नाम प्रेडेटर है, जिसको नुकसान है उसका नाम प्रे है। यहाँ पर स्पैरो और प्लांट का रिलेशन भी है, लायन और डियर का भी रिलेशनशिप है। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप इस चीज़ को देख करके बताएं कि इन रिलेशनशिप में क्या आपको समझने को मिल रहा। अगर मैं स्पैरो के बारे में बात बोलूँ तो वो होगी हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस और प्लांट का रिलेशन भी प्रेडेशन का रिलेशनशिप है। लायन और डियर में से लायन कार्निवोरस है जो डियर को खा रहा है, तो बेटा एनिमल में जो कार्निवोरस का रिलेशनशिप है वो भी प्रेडेशन का है। फिर आप पूछेंगे कि सर मैंने ये आपको क्यों क्लियर किया था। अब मैं कहता हूँ लेट सपोज इस दुनिया में कोई स्पीसीज का प्रेडेशन ही नहीं हुआ होता। अगर स्पीसीज का प्रेडेशन नहीं हुआ होता तो जो हमारा सन है उसकी जो सनलाइट है वो सनलाइट ट्रैप हो जाती प्लांट में। अब अगर प्लांट को खाने वाला हर्बीवोरस नहीं होता, हर्बीवोरस को खाने वाला कार्निवोरस नहीं होता, तो जो सनलाइट प्लांट में बेटा प्लांट में जाकर के फिक्स हुई है वो एनर्जी आगे प्रोसीड नहीं होती। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रेडेशन का जो सबसे पहला फायदा है, आपकी बुक में भी लिखा है, आप चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। प्रेडेशन का जो सबसे पहला फायदा है, मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा है, इट इज अ वे, इट इज अ नेचर्स वे। ये नेचर का अपना तरीका है। इट इज अ नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी from one trophic level to another trophic level.
यानी हमने जो भी एनर्जी फिक्स की है वो एनर्जी किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म तक ही ना रह जाए बल्कि ट्रांसफर होने लगे, ये प्रेडेशन इंश्योर करता है। तो देखने में जो प्रेडेशन बहुत ही खतरनाक लग रहा है, जिसमें लग रहा है शिकारी ने शिकार को मार दिया, वो अगर ना होता तो नेचर में एनर्जी ट्रांसफर की साइकिल ब्रेक हो जाती और वो नहीं चल पाती। तो प्रेडेशन का सबसे पहला फायदा है कि प्रेडेशन इज अ नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। और यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्लांट टू हार्बिवोरस एंड एनिमल टू कार्निवोरस। यानी हार्बिवोरस प्लांट को खा रहे हैं तब भी प्रेडेशन हो रहा है, और कार्निवोरस दूसरे एनिमल को भी खा रहे हैं तब भी यहाँ पर प्रेडेशन हो रहा है। तो पहला फायदा आपके सामने। दूसरा फायदा जो एनसीईआरटी लिखती है उसके पहले हम लोग इसे मिटाते हैं और याद रखते हैं। प्रेडेशन एक प्लस और माइनस यानी बेनिफिशियल और डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप है। एक स्पीशीज को फायदा है तो दूसरी को नुकसान है। जिसको फायदा है उसका नाम हमने प्रेडेटर रखा है, मतलब शिकारी रखा है, और जिसको नुकसान है उसका हमने नाम रखा है प्रे, दैट इज नोन एज शिकार। प्रेडेटर और प्रे की इस रिलेशनशिप में हम लोगों ने देखा है कि स्पैरो और सीड का रिलेशनशिप भी आता है। सीड इस केस में प्रे हुआ, स्पैरो प्रेडेटर हुआ। लॉयन और डियर का भी रिलेशनशिप आता है। हिरन इस केस में, डियर इस केस में हुआ आपका प्रे, और लायन हो गया प्रेडेटर। फिर आपने बोला, हम लोगों ने बोला या एनसीईआरटी ने बोला कि सर इससे फायदे क्या हैं? इससे फायदे ये हैं कि जो सनलाइट कभी प्लांट में फिक्स हुई, प्लांट से हार्बिवोरस में गई थी, हार्बिवोरस से कार्निवोरस में जाएगी और कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस में जाएगी। इसका मतलब जो एनर्जी हमने सनलाइट की फिक्स की थी वो केवल प्लांट पे नहीं रुकेगी, वो आगे बढ़ती जाएगी। इसको हमने पॉइंट नंबर 1 से बोला है कि प्रेडेशन का जो सबसे पहला फायदा है वो ये है कि हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर करते रहें फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक। खैर, इसके बाद हमारा जो प्रेडेशन है वो आपको दूसरी एक इंफॉर्मेशन देता है। व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन? वो इंफॉर्मेशन ये है कि प्रेडेटर जो होते हैं, जो शिकारी होते हैं, प्रेडेटर, दे कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे। पॉपुलेशन ऑफ प्रे। अगर इस दुनिया में प्रेडेटर नहीं होते तो प्रे का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आपको ये समझने के लिए मैं दो एग्जांपल इंडिया से लेता हूं। अगर आपको टेरर ऑफ बंगाल याद है, आपको याद रखना पड़ेगा टेरर ऑफ बंगाल। तो टेरर ऑफ बंगाल था, इट वाज आइकॉनिया, जलकुंभी बोलते हैं इसे, हम लोग वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। ये जो जलकुंभी का पौधा था ये एक्सोटिक स्पीसीज थी, एक ऐसी स्पीसीज थी जो फॉरेन की स्पीसीज थी और इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी, वाटर हाइसिंथ। और वाटर हाइसिंथ जब इंडिया में आया तो इसका यहाँ पर कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था, यानी इस वाटर हाइसिंथ को खाने वाला कोई भी इंसेक्ट नहीं था। अगर वाटर हाइसिंथ को खाने वाला कोई इंसेक्ट नहीं था तो बताओ तालाबों में इसकी ग्रोथ नॉर्मल हुई कि इन्वेसिव हुई? आप सबको मालूम है इसकी ग्रोथ इन्वेसिव हुई, इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई कि इसने तालाबों को ढक लिया, और तालाबों को ढकने की वजह से मछलियां नीचे मरने लगी। और जब मछलियां मरने लगी तो बंगाल के लोग मछलियों पर डिपेंड करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। मैं फिर से आपको बताता हूँ, वाटर हाइसिंथ का नेचुरल प्रेडेटर ना होने की वजह से इनकी ग्रोथ इन्वेसिव हो गई, इन्वेजन हो गया, और इस इन्वेजन की वजह से हम लोग इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि इनका नेचुरल प्रेडेटर नहीं। एक दूसरा एग्जांपल में मैं आपको याद कराता हूं, शायद आपको याद आ जाए, एंड दैट वाज अ कैरेट ग्रास। आपको याद होगा कैरेट ग्रास, जिसका दूसरा नाम था पार्थीनी, और ये पार्थीनियन ग्रास भी इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी विद द वीट। गेहूं के साथ इसे इंट्रोड्यूस किया गया, और बेटा वीट के साथ जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया अमेरिका के द्वारा, ये पार्थीनियन ग्रास हमारे इंडिया में आई, तो इसका भी नेचुरल प्रेडेटर नहीं था, नो नेचुरल प्रेडेटर। और जब इसका भी नेचुरल प्रेडेटर नहीं था तो इसकी भी ग्रोथ इंडिया में इन्वेसिव हुई, मतलब इसका इन्वेजन हुआ, बहुत ज्यादा ग्रोथ। मैं इन बातों से क्या दिखाना चाहता हूं कि हम इंडियंस
किसी भी बाहरी स्पीसीज को रोकने में नाकाम रहे। क्यों? क्योंकि जो बाहरी स्पीसीज हमारे इंडिया में आई उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था, और नेचुरल प्रेडेटर ना होने की वजह से प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो। ओके, अब ऐसी ही एक कंडीशन 1920 में ऑस्ट्रेलिया में। अब जरा ऑस्ट्रेलिया में इसी तरीके की एक कंडीशन को डिस्कस करते हैं। 1920 का टाइम, ऑस्ट्रेलिया के रेंज लैंड्स हैं, बड़े बड़े मैदान हैं। 1920 में ऑस्ट्रेलिया में आए, ऐसी बिल्कुल कंडीशन हुई, और बेटा इस कंडीशन में देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया में एक प्रिकली पियर कैक्टस, ये स्पीसीज है कैक्टस की, नागफनी की, प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस हुआ ऑस्ट्रेलिया। और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में ये इंट्रोड्यूस हुआ, ऑस्ट्रेलिया में इसकी ग्रोथ इन्वेजिव हुई, बिल्कुल इन्वेजन हुआ। जैसे कि इंडिया में दो स्पीसीज का इन्वेजन अभी डिस्कस किया मैंने, एक तो वाटर राइस है, दूसरा पार्थेनियम। ठीक उसी तरीके से प्रिकली पियर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा ग्रो करने लगा, इतना ज्यादा ग्रो करने लगा कि बिल्कुल इन्वेजन होने लगा, रेंज लैंड भरने लगे। अब देखिए इंडियन पॉलिसीज और ऑस्ट्रेलियन पॉलिसीज में क्या डिफरेंस था। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने तुरंत देखा कि ये जो प्रिकली पियर कैक्टस है बहुत वीडी और बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, तो इन्होंने क्या किया, जो प्रिकली पियर कैक्टस है इसका एक नेचुरल प्रेडेटर इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि मॉथ था, कैक्टस फीडिंग मॉथ। और इस मॉथ ने ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस को खाना चालू किया। तो बताइए ये जो मॉथ है वो कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक प्रेडेटर। और उस केस में प्रिकली पियर कैक्टस कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक प्रे। और प्रेडेटर ने प्रे की पॉपुलेशन को रोकना चालू कर दिया। जहां पर हम यानी कि इंडियन फेल हो गए अपनी इन्वेजन को रोकने में, चाहे वो वाटर हाइसिंथ का हो, चाहे वो पार्थेनियम का हो, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने प्रिकली पियर कैक्टस को बड़ी स्मार्टली नेचुरल प्रेडेटर इंट्रोड्यूस करके, दैट इज नोन एज कैक्टस फीडिंग मॉथ को इंट्रोड्यूस करके 1920 में इस भयानक इन्वेजन को रोक लिया। हाँ, पूरी तरीके से खत्म तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल कर दिया पॉपुलेशन ऑफ। तो पहला फायदा जो था प्रेडेशन का वो था ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। और जो दूसरा फायदा हमको समझ में आया, और वो ये फायदा ये है कि जो प्रेडेटर होते हैं वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल रखते हैं ना। प्रेडेशन का जो तीसरा फायदा है, आप एनसीईआरटी में चाहेंगे तो इसे अंडरलाइन भी करते जाएंगे और इनको नोटबुक पे नोट करते जाएंगे। जो तीसरा फायदा है वो बड़ा अजीब है और सुनने में बड़ा उल्टा लगता है, लेकिन मैं लिखता हूँ। वो बोलते हैं कि प्रेडेटर दे मेंटेन, ये जो शिकारी होते हैं ये मेंटेन करते हैं, दे मेंटेन, प्रेडेटर मेंटेन्स द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज इन कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी में स्पीसीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं या फिर इंक्रीज करते हैं प्रेडेटर। जब मैंने ये पहली बार लाइन पढ़ी, या आप पहली बार ये लाइन पढ़े, तो आपको क्या लगेगा कि प्रेडेटर तो प्रे को मार देता है, ये जो प्रेडेटर होता है वो प्रे को मार देता है, और अगर प्रे मर गया तो एक स्पीसीज खत्म हो जानी चाहिए, और अगर स्पीसीज खत्म हो जानी चाहिए तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए कम। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रेडेटर प्रे को कंट्रोल करने के बाद डाइवर्सिटी को कम करने की बजाय मेंटेन करता है या फिर बढ़ाता है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने अमेरिकन पैसिफिक ओशियन से एक एग्जाम्पल लिया है। अब आपको मैं अमेरिकन पैसिफिक ओशियन लेके चलता हूँ। आप जरा अमेरिकन पैसिफिक ओशियन के कोस्ट लाइन या ओशियंस के बारे में सोचें। उन समुद्रों में एक स्टार फिश थी, तारा मछली। ये एक इनवर्टिब्रेट है, स्टार फिश है, और इसका नाम था पिसास्टर। ध्यान से सुने, अमेरिकन पैसिफिक ओशियन में एक स्टार फिश है जिसका नाम है पिसास्टर, और ये पिसास्टर फीड कर रही थी इनवर्टिब्रेट पर, दूसरे इनवर्टिब्रेट पर। याद रखना,
स्टारफिश खुद एक इन्वर्टिब्रेट है जिसका नाम पिसास्टर है, और वो दूसरे इन्वर्टिब्रेट को फीड कर रही है। याद रखना, अब ये पिसास्टर करती क्या है कि ये जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, लेट्स सपोज दीस आर द इन्वर्टिब्रेट, मैनी इन्वर्टिब्रेट्स, बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स, ये इन्वर्टिब्रेट्स, बेटा एक मिनट डिस्टर्ब होता है, ये जो स्टारफिश है पिसास्टर, ये इन्वर्टिब्रेट पर फीड कर रही है, और ये जो इन्वर्टिब्रेट है इनका अपना एक फूड है। ध्यान सुनिएगा, इस फूड को खाने के लिए ये सारे इन्वर्टिब्रेट आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, मैं पिसास्टर की बात नहीं कर रहा हूं, ये इन्वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा हूं। ये जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं इस फूड को खाने के लिए आपस में कंपटीशन करते हैं, और कंपटीशन करते हैं तो जबकि इनका अगर बेटा इनकी पॉपुलेशन, इन इन्वर्टिब्रेट की पॉपुलेशन बढ़ जाए, इनकी पॉपुलेशन के नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ने लगे तो फूड हो जाएगा लिमिटिंग, और फूड लिमिटिंग हो जाएगा तो ये आपस में लड़ने लगेंगे, और अगर ये आपस में लड़ने लगेंगे, कंपटीशन करने लगेंगे तो ये एक दूसरे को मार देंगे, और एक दूसरे को मार देंगे तो फिर ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अब पिसास्टर क्या कर रही है? पिसास्टर इन सारे इन्वर्टिब्रेट पर फीड कर रही है, और इन इन्वर्टिब्रेट के इंडिविजुअल का नंबर कम रख रही है। इसका मतलब इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रही है। अगर इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है, इन्वर्टिब्रेट की पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है, तो इनके पॉपुलेशन का नंबर कम है, इंडिविजुअल का नंबर कम है, इसलिए खाना कम नहीं पड़ पा रहा है इनके लिए, और इसलिए कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए आपस में लड़ाई उतनी ज्यादा नहीं कर रहे, एक्सटिंक्ट नहीं रहे। फिर से समझिए, पिसास्टर ये है हमारा प्रेडेटर, ये इन्वर्टिब्रेट ये है प्रे। अब पिसास्टर इन प्रे को यानी इन इन्वर्टिब्रेट को खा रही है। अगर इन्वर्टिब्रेट को खा रही है तो ये सारी इन्वर्टिब्रेट की पॉपुलेशन को कम कर रही है। अगर इन्वर्टिब्रेट की पॉपुलेशन कम हो रही है तो इनके इंडिविजुअल का नंबर कम है। अगर इनके इंडिविजुअल का नंबर कम है तो जो फूड प्रेजेंट है वो फूड इन लोगों के लिए कम नहीं पड़ रहा, और अगर फूड कम नहीं पड़ रहा तो ये आपस में कंपटीशन तगड़ा नहीं कर रहे, और तगड़ा नहीं कर रहे तो एक्सटिंक्ट नहीं हो रहे। अब हुआ क्या, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हमने पिसास्टर को यहां से रिमूव कर दिया। अमेरिकन पैसिफिक ओशियन से हमने पिसास्टर को रिमूव कर दिया। जैसे हमने पिसास्टर को रिमूव किया, अब आप सोचिए पिसास्टर को रिमूव करते ही हुआ क्या होगा कि जो भी ये इन्वर्टिब्रेट है इनको खाने वाले ये स्टारफिश खत्म, तो ये अपना नंबर बढ़ाने लगे होंगे, और अगर ये लोग अपना नंबर बढ़ाने लगे होंगे तो बताइए इनके लिए फूड कम पड़ने लगा होगा, और अगर इनका फूड कम पड़ने लगा होगा तो ये आपस में लड़ने लगे होंगे, और अगर ये आपस में लड़ने लगे होंगे तो बताइए कंपटीशन बढ़ गया होगा, और कंपटीशन बढ़ गया होगा तो ये एक्सटिंक्ट होना चालू हो गए होंगे। बोलते हैं कि बेटा कुछ ही सालों में 10 से ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, मोर देन 10 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। अगर आपने अमेरिकन पैसिफिक ओशियन से स्टारफिश को हटाया, स्टारफिश को जैसे ही हटाया तो इन्वर्टिब्रेट की बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों एक्सटिंक्ट हो गई? क्यों? क्योंकि इन लोगों का कंपटीशन इंक्रीज हो गया, और कंपटीशन क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि पिसास्टर इनके पॉपुलेशन को कंट्रोल रखती थी, और वो पिसास्टर अब बची नहीं क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे हटा दिया। तो बताइए प्रेडेटर अगर होता तो ये एक्सटिंक्ट नहीं होते, और अगर एक्सटिंक्ट नहीं होते तो इनका डाइवर्सिटी मेंटेन रहती, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रेडेटर मेंटेन्स द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज इन अ। सो चलिए आप इन 3 बातों को फिर से समझिए और मुझे आगे बढ़ने दीजिए। पहली बात ये थी कि बताइए प्रेडेटर क्या है। प्रेडेटर जो होते हैं वो प्रे को खाकर एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि बेटा प्रेडेटर प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल रखते हैं, और इसका एग्जांपल मैंने प्रिकली पियर कैक्टस से आपको दिया जो कि ऑस्ट्रेलिया में था। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया में यही नहीं हो पाया, इसी वजह से टेरर ऑफ बंगाल और पार्थिनियम जैसी कंडीशन आई। टेरर ऑफ बंगाल मतलब आइकॉर्निया, आइकॉर्निया का नेचुरल प्रेडेटर इंडिया में नहीं है। फाइटोफैगस आपने टिड्डों का नाम सुना होगा, लोकस का नाम सुना होगा, ये सब प्लांट पर फीड करते हैं।
अब सुनिए, इस केस में प्रेडेटर और प्रे की रिलेशनशिप और भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जो एक प्लांट है अभी भाग भी नहीं सकता। अब भाग नहीं सकता तो इस केस में प्लांट की भी अपनी डिफेंस मैकेनिज्म होती है। इसके पहले जो मैंने डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाई आपको वो एनिमल की डिफेंस मैकेनिज्म थी। अभी मैं आपको प्लांट की डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ। और प्लांट की भी डिफेंस मैकेनिज्म दो प्रकार की होती है। नंबर 1 इज मॉर्फोलॉजिकल और नंबर 2 है केमिकल। नंबर 1 इज नोन एज मॉर्फोलॉजिकल, नंबर 2 इज नोन एज केमिकल। चलिए कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं। मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म बाय प्लांट के द्वारा शो की जाने वाली मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। आपको याद होगा बहुत सारे प्लांट में थॉर्न होते हैं, बहुत सारे प्लांट में स्पाइन्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट में प्रिकल्स होते हैं जो कांटे होते हैं, थॉर्न होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। ये ओवर ग्रेजिंग को रोकते हैं। तो बताइए थॉर्न क्या है? केमिकल की मॉर्फोलॉजिकल? मॉर्फोलॉजिकल। स्पाइन्स, प्रिकल्स, ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं अपनी बॉडी में प्लांट लाता है ताकि उसकी ओवर ग्रेजिंग ना हो सके, ताकि उसका डिफेंस तैयार है। बबूल के कांटे आपने देखे, ये थॉर्न जो है वो उसकी ओवर ग्रेजिंग को रोकने के लिए। अब आपको ये भी देखना है कि प्लांट भी केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करते हैं। आपकी बुक में एक बड़ा सिंपल सा प्लांट है दैट इज नोन एज कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस नाम के प्लांट में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। पहली बात तो आप याद रखें, व्हाट इज कार्डियक? हार्ट रिलेटेड। ग्लाइकोसाइड्स का मतलब है दे आर रिलेटेड विद सम ग्लूकोज और द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ऐसे ग्लाइकोसाइड्स है कि अगर कैलोट्रोपिस की पत्तियों को कोई खाए या उनके सीड्स को कोई खाए तो याद रखना आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि किसी भी घास के मैदान में ये जो मदार का पौधा है, याद रखना इसे हिंदी में मदार का पौधा बोलते हैं, इस पर कोई भी गोट, कोई भी गाय, कोई भी भैंस इस पर फीड नहीं करती, ग्रेजिंग नहीं करती, बिकॉज इस कैलोट्रोपिस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और भी है जो एनसीईआरटी में भले ना दिया हो लेकिन आपको मालूम है, एंड दैट इज नोन एज धतूरा इनॉक्सिया। धतूरा, इस पे तो आप लोगों ने अलंकार भी पढ़े, यमक अलंकार, कनक कनक। ये जो धतूरा है इसमें भी बेटा न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं और ऐसे न्यूरोटॉक्सिन है जो आपको हेलुसिनेशन कर सकते हैं और कई बार मेंटल स्टेटस को पूरी तरीके से ऑल्टर कर सकते हैं। क्या धतूरा में बहुत टॉक्सिक है और इनकी एक लिस्ट है और इस लिस्ट में उन्होंने कुछ नाम दिए। प्लीज राइट इट डाउन। ओपियम, जिसको ड्रग के रूप में मॉर्फिन इसी से निकालने के लिए यूज करते हैं, तो ओपियम का रखना ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसके अलावा निकोटीन, निकोटीन में भी पौधे अपने अंदर केमिकल रख करके या फिर टोबैको के प्लांट अपने अंदर केमिकल रख के ओवर ग्रेजिंग को बचाते हैं। ओपियम, निकोटीन, स्ट्राइकनिन, आपको बताता चलूं कि ये किसी दिन एक ना एक दिन ये क्वेश्चन बनेगा। स्ट्राइकनिन की बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी है। स्ट्राइकनिन के बीज अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म ने खा लिए तो उसकी पूरी बॉडी में ऑस्टियोटोनस कंडीशन आ जाएगी, बिल्कुल टिटनेस जैसी कंडीशन आएगी और ऐसी कंडीशन स्ट्राइकनिन पॉइजन में पूरी की पूरी मसल्स क्रैम्पिंग होती है और टिटनेस जैसी कंडीशन आती है एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने चाहिए। देखिए हम लोगों ने अभी एक बड़ा टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन से खत्म किया था, प्रेडेशन। पढ़ा देना बड़ी बात नहीं होती है लेकिन उसे कितना रिवाइज कर सकते हैं, कितना ध्यान में रख सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको प्रेडेशन के 6 पॉइंट एक बार इनलिस्ट करते हुए देखना चाहता हूँ। अगर आप बिना देखे से इनलिस्ट कर पाए तो आप ठीक ठाक चल रहे हैं। चलिए उठाते हैं, 2 या 3 मिनट लगेंगे और आपको प्रेडेशन पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, प्रेडेशन में रिलेशनशिप पॉजिटिव और निगेटिव, यानी एक स्पीसीज को बेनिफिट है दूसरे को डेट्रीमेंटल। जिसे फायदा है उसका नाम है प्रेडेटर और जिसको नुकसान है उसका नाम है प्रे। लॉयन डियर, स्पैरोसीन, ये जो रिलेशनशिप है ये सब प्रेडेशन रिलेशनशिप है और मैंने इनके टोटल 6 या 7 पॉइंट पढ़ा है। पहला पॉइंट, अगर प्रेडेशन ना होता तो एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की तरफ कभी नहीं ली जाती।
दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि प्रीडेटर जो होते हैं वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। इसमें प्रिकली पियर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल बताया, और इंडिया फेल रहा ये भी बताया इसको कंट्रोल करने में पार्थिनियम को और आइकॉनिया को, जलकुंभी को। तीसरा मैंने पॉइंट बताया कि प्रीडेटर अगर इस दुनिया में है तो वो प्रे को मार भले रहे लेकिन उनकी पॉपुलेशन कम रख रहे हैं, लेकिन पूरा उन्हें एक्सटिंक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर एक्सटिंक्ट नहीं कर रहे हैं तो उनकी डाइवर्सिटी मेंटेन हो रही। और यहाँ पर एग्जांपल मैंने डिसास्टर वाली स्टारफिश के बारे में बताया, जिसको अमेरिकन पैसिफिक ओशियन से हटाने पर, एक्सपेरिमेंटली हटाने पर 10 से ज़्यादा स्पीसीज इनवर्टिब्रेट की खत्म हो गई थी। इसका मतलब प्रेडेटर हट गया तो डाइवर्सिटी कम हुई, प्रेडेटर होता तो डाइवर्सिटी बढ़ती। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट मैंने ये बताया कि अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो ये भी हो सकता है कि प्रेडेटर प्रे को पूरी तरीके से खत्म कर दे, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो इसलिए प्रेडेटर चालाक होते हैं, वो कभी भी प्रे को मारेंगे नहीं, क्योंकि प्रे मर गया तो फिर वो खाएंगे। और मैंने बोला खाली चालाक प्रेडेटर नहीं होते, प्रे भी चालाक होते हैं और प्रे डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म एनिमल में मैंने बताई मॉर्फोलॉजिकली और केमिकली। एनिमल के डिफेंस मैकेनिज्म मैंने दो बातें बताई, वन इज कैमोफ्लेज और वन इज मिमिक्री। मिमिक्री के अपने क्वेश्चन, ओके। एंड देन मैंने केमिकल वाली कंडीशन में मोनार्क बटरफ्लाई बताया जिससे क्वेश्चन पूछा गया, ओके। अगेन मैंने हर्बीवोरस, छठा पॉइंट हर्बीवोरस और प्लांट की कंडीशन बताई, और हर्बीवोरस और प्लांट की कंडीशन में मैंने बताया कि यहाँ हर्बीवोरस जो एनिमल है, प्लांट वो है वो प्रे है, और प्लांट भी अपने डिफेंस मैकेनिज्म रखते हैं, और वो डिफेंस मैकेनिज्म भी दो ही करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल है केमिकल। मॉर्फोलॉजिकल में मैंने थॉर्न, स्पाइन्स और प्रिकल बताए, और केमिकल की एक लिस्ट है इसमें कैलोट्रोपिस का कार्डियक ग्लाइकोसाइड, धतूरा का न्यूरोटॉक्सिन्स, इसके अलावा स्ट्राइकनिन, इसके अलावा ओपियम, इसके अलावा निकोटीन एंड सो ऑन। सो प्लीज एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन मेडिसिन की पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आएगी, कोई भी लाइन मैंने नहीं छोड़ी, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा अगला टॉपिक है कंपटीशन। याद रखिएगा पिछले 2-3 सालों में कंपटीशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। सो कंपटीशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस पर ध्यान दीजिए और देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। जब मैं कंपटीशन कहता हूँ तो कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ फाइट, एक लड़ाई, फाइट फॉर रिसोर्सेस, किसी भी रिसोर्स के लिए लड़ाई। अगर मैं बोलूँ आप किसकी तैयारी करते हैं तो आप बोलते हैं मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कंपटीशन किस बात का, तो आप बोलेंगे रिसोर्स, तो मैं बोलूँगा रिसोर्स क्या है, तो आप बोलेंगे मेडिकल कॉलेज की सीट। अब इस मेडिकल कॉलेज की सीट को पाने के लिए आप सारे स्टूडेंट आपस में फाइट करें एक दूसरे के साथ, और फाइट में कभी किसी का फायदा नहीं होता। इसका मतलब जितनी भी स्पीसीज कंपटीशन में हैं वो एक दूसरे से लड़ रही हैं, और दोनों सारी की सारी स्पीसीज आपस में नुकसान ही कर रही हैं दूसरे, ओके। अगर मैं कंपटीशन की बात करने की कोशिश करूं तो कंपटीशन को लार्जली, अगर बड़े पैमाने में बात करूं तो दो प्रकार का डिफाइन किया गया है। वन इज नोन एज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ध्यान से समझिए। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, एक स्पीसीज के मेंबर आपस में कंपीट कर रहे हैं, ह्यूमन से कंपीट कर रहे हैं, एलिफेंट से कंपीट करे, कैमल से कंपीट करे, गोट से कंपीट करे, इट इज नोन एज इंट्रा स्पीसीज, अपनी ही स्पीसीज का कंपटीशन। और दूसरे तरीके के कंपटीशन है दीज आर नोन एज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, और ये वो कंपटीशन है जिसमें एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ फाइट करती है। थोड़ा रिलैक्स होकर के सोचिए, अगर कोई इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है तो दो बराबर के लोगों का बीच का कंपटीशन है, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से अलग नहीं, एक गोट दूसरे गोट से अलग नहीं। तो जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होते हैं इनके फाइट इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने तगड़े होते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को हम लोग डेंजरस कंपटीशन मानते हैं। और ये डेंजरस कंपटीशन इतने लेवल के कंपटीशन होते हैं कि कई बार पूरी की पूरी स्पीसीज खुद के साथ एक्सटिंक्शन तक जा सकती है, कई बार स्पीसीज इंडेंजर्ड हो जाती है, और ये इवोल्यूशन को बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं।
व्हाट आई मीन टू से इवोल्यूशन, मान लीजिए एक मेंबर ने, ह्यूमन के एक मेंबर ने एक इवोल्यूशन किया, एक चेंज किया, तो दूसरा ह्यूमन भी वही चेंज कर सकता है। और जब दोनों लोगों का चेंज बराबर होगा तो कोई किसी से आगे नहीं बढ़ पाएगा, एक दूसरे को फाइट ज्यादा तकड़ी देगा। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बहुत डेंजरस होने की वजह से इंडेंजर्ड कंडीशन तक ले जा सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन तक ले जा सकते हैं। अब बस ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज के साथ लड़ाई। तो डार्विन जब कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया 2015 या 14 सन मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन नीट 2015, 16 या फिर 15 2-3 सालों में पूछा गया है कि जब डार्विन कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, या फिर डार्विन जब बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो वो किस तरीके के स्ट्रगल के बारे में बोल रहे हैं, किस तरीके की लड़ाई के बारे में बोल रहे हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि डार्विन कन्विंस थे, डार्विन इस बात से कन्विंस थे कि नो डाउट फाइट दोनों तरीके की हो सकती है, लेकिन ये इंट्रा स्पेसिफिक फाइट इवोल्यूशन की तरफ लीड नहीं करती, बल्कि इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन है, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच की जो कंपटीशन है, वो स्पीसीज को इवॉल्व होने में मदद करती है। यानी एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के रिस्पेक्ट में ज्यादा इवॉल्व हो गई, हम बंदरों के रिस्पेक्ट में ज्यादा इवॉल्व हो गए, हम एक के रूप रेस्पेक्ट में ज्यादा इवॉल्व हो गए, हम दूसरे मैमल के रेस्पेक्ट में ज्यादा इवॉल्व हो गए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के रेस्पेक्ट में इवॉल्व होगा तो बराबर का इवॉल्व होगा, लेकिन एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के रेस्पेक्ट में ज्यादा इवॉल्व होगी। तो याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन यहीं से शुरू होती है कंपटीशन से। आप अगर बुक रखें तो देखें, वो लिखते हैं कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स, इट इज पोटेंट फोर्स फॉर इवोल्यूशन। यही वो फोर्स है जो इवोल्यूशन की तरफ किसी भी स्पीसीज को अग्रसर करता है। तो डार्विन इस बात से कन्विंस थे कि ये वो कंपटीशन है जिसे बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, जो आपको इवॉल्व करने में मदद करेगा। वन थिंग ये आप भूले नहीं, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए, बोर्ड में जगह कम होने की वजह से आगे की बातें हम आगे करते हैं। चलिए जल्दी बताइए, व्हाट इज कंपटीशन? सो कंपटीशन इज फाइट फॉर रिसोर्स, और ये कंपटीशन लार्जली दो ग्रुप के हैं, दो तरीके के हैं। वन इज नोन एज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, एक ही स्पीसीज के मेंबर आपस में लड़े, इज नोन एज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इट इज मोर डेंजरस देन इंटर स्पेसिफिक। याद रखना, डेंजर ज्यादा इंट्रा स्पेसिफिक है, क्योंकि ये स्पीसीज को भी एक्सटेंड कर सकता है, एंडेंजर्ड कर सकता है। लेकिन डार्विन जब कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो वो किस कंपटीशन की बात कर रहे हैं? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की। क्योंकि एक स्पीसीज से के रेस्पेक्ट में दूसरी स्पीसीज ज्यादा फिट हो गई और वो ज्यादा इवॉल्व हो गई, और उन्होंने बोला इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स फॉर इवोल्यूशन। ओके, नाउ इसी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को, माइंड नॉट द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को डिफाइन किया गया है अलग अलग साइंटिस्ट ने। इनमें से एक साइंटिस्ट गॉस भी हैं जिन्होंने इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को डिफाइन किया। मैं कहूँगा आप थोड़ा सा होल्ड करिए, कैरीड अवे मत होइएगा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ और आप मेरी इस बात को हल्के में ले रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रुकिए और समझिए कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, इसकी डेफिनेशन के दो पॉइंट ध्यान से देखिएगा। Inter-specific competition is the competition or the fight. It is a fight between two closely related species. For common resource and this resource must be limited. मैं आपसे कह रहा हूं, रुकिए और समझने की कोशिश करिए। पहली बात, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन किसी भी दो स्पीसीज की लड़ाई नहीं है कि कोई भी एक हैरी गैरी स्पीसीज आगे आपस में लड़ने लगी। नो, पहली बात, जो स्पीसीज आपस में फाइट कर रही है उन्हें क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए। ये डेफिनेशन मेरी नहीं है,
ये इकोलॉजी पढ़ाने वाले गॉस जी की जो गॉस है उनकी डेफिनेशन है कि पहले तो स्पीसीज को क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए, यानी आसपास से रिलेटेड तो होना चाहिए। और दूसरा, वो जिस रिसोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं वो रिसोर्स लिमिटिंग होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनलिमिटेड रिसोर्स होना चाहिए। मान लीजिए एक रोटी के लिए दो अलग अलग स्पीसीज फाइट कर रहे हैं और रोटी एक ही है, तो रोटी एक है इसका मतलब रिसोर्स लिमिटिंग, और दोनों जो स्पीसीज है वो कोई भी दोनों स्पीसीज नहीं है, बल्कि वो स्पीसीज है जो क्लोजली रिलेटेड है। मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, याद रखना मैंने बहुत अंडरलाइन किया या फिर मैंने यहाँ पर सर्कल कर दिया। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ फाइट बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज फॉर अ कॉमन रिसोर्स व्हिच मस्ट बी लिमिटेड, and this definition was given by ecologist Gauss। और ये जो definition बनाई गई थी ये लैब कंडीशन में कुछ प्रयोग करके बनाई गई थी, और जब इन definition को नेचर में टेस्ट किया गया, जब नेचर में टेस्ट किया गया, देखा गया कि जो ये बात कहते हैं क्या वो नेचर में करेक्ट है, तो पाया गया कि हर बार जो बात लैब में प्रयोग करके बताई जाए वो ठीक नहीं होगी, कई बार उसके एक्सेप्शन भी मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बात सही है, लेकिन इन बातों के एक्सेप्शन भी हैं। जैसे पहला एक्सेप्शन ये है कि कंपटीशन कैन बी बिटवीन अनरिलेटेड स्पीसीज आल्सो। कंपटीशन कैन बी बिटवीन अनरिलेटेड स्पीसीज आल्सो, जो कि इस पॉइंट को अपोज करता है। पहला पॉइंट ये था कि कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में होना चाहिए, लेकिन नेचर ये कहती है कि कंपटीशन अनरिलेटेड स्पीसीज में भी हो सकता है। और इसको बताने के लिए वो एग्जांपल लेते हैं साउथ अमेरिकन लेक्स की। याद रखना, सैलो लेक्स हैं, थिकली लेक्स हैं, जिनकी गहराई कम है, ऐसी लेक्स हैं। क्योंकि बुक में लिखा है तो मैं लिख दे रहा हूँ, दीज आर नोन एज साउथ अमेरिकन लेक्स। और इन साउथ अमेरिकन लेक्स में जू प्लैंक्टॉन्स हैं। जू प्लैंक्टॉन दीज आर द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट लाइक्स हैं जो कुछ ऑर्गेनिज्म है, जू प्लैंक्टॉन्स। इन जू प्लैंक्टॉन को फीड कर रही है नेटिव फिश। प्लीज आप इन्हें फिश मानिए। जो नेटिव फिश है, नेटिव फिश का मतलब है जो इस झीलों में, लेक्स में रहने वाली मछलियां हैं, वो इन जू प्लैंक्टॉन्स को खा रहे हैं। ओके, एंड नाउ एक फ्लैमिंगो नाम का बर्ड है जो यहाँ का वासी नहीं है, जिसका माइग्रेशन हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको नाम देते हैं विजिटिंग फ्लैमिंगो। विजिटिंग फ्लैमिंगो बर्ड जो है वो यहाँ जू प्लैंक्टॉन को फीड करने के लिए आता है एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन। अब देखिए, ये जो जू प्लैंक्टॉन है ये रिसोर्स हुआ। ओके, अब इस रिसोर्स को फीड कर रहे हैं दो लोग, एक कौन, नेटिव फिश, और दूसरा कौन, विजिटिंग फ्लैमिंगो बर्ड। अब देखिए, नेटिव फिश स्पाइसेस का क्लास है और बर्ड एप्स का क्लास है, और कहाँ मछली और कहाँ मछली और कहाँ बेटा बर्ड्स, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, बहुत अनरिलेटेड स्पीसीज हैं। नो डाउट ये कॉर्डेटा के मेंबर है, फिर भी अनरिलेटेड स्पीसीज है। ये दोनों अनरिलेटेड स्पीसीज भी इस जू प्लैंक्टॉन के लिमिटेड रिसोर्स के लिए फाइट कर रही हैं। ओके, तो एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त कई बार हम लाइन समझ नहीं पाते कि वहाँ पर लिखा क्या है। चलिए एक बार फिर से हम लोग कंपटीशन को समझने की कोशिश करते हैं। यस, कंपटीशन दो प्रकार के होते हैं, वन इज नोन एज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, अनदर वन इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो, दोनों में फाइट है फॉर रिसोर्सेज। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है वो ऐसे कंपटीशन है जो ज़्यादा डेंजरस है, जिसमें स्पीसीज तक एक्सटिंक्ट हो जाती है, डेंजर हो जाती है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन वो कंपटीशन है जो डार्विन मानते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बताते हैं, और डार्विन ये मानते हैं कि ये पोटेंट फोर्स देते हैं फॉर इवोल्यूशन। इसके बाद कंपटीशन में जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है उसकी डेफिनेशन मैंने बताई। आप रुकिए और मुझे बताइए कि गॉस ने लैब में जो डेफिनेशन दी वो क्या थी। इट इज अ फाइट बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज
फॉर कॉमन रिसोर्सेज विच मस्ट बी लिमिटेड। और ये लैब में की गई बात है, यानी स्पीसीज को होना चाहिए पहला पॉइंट क्लोजली रिलेटेड, और रिसोर्स को होना चाहिए लिमिटेड। और मैं इन दोनों बातों को गलत साबित करने जा रहा हूँ। पहली बात मैंने गलत साबित की कि बेटा जरूरी नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में ही लड़ाई हो, कई बार अनरिलेटेड स्पीसीज में भी कॉम्पिटिशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल साउथ अमेरिकन सैलोलेक्स, यहाँ पर प्रेजेंट ज़ूप्लैंक्टन्स, और इन ज़ूप्लैंक्टन को खाने वाली नेटिव फिश, इन नेटिव फिश के साथ कॉम्पिटिशन करने वाली फ्लैमिंगो बर्ड। तो फ्लैमिंगो बर्ड और नेटिव फिश आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हुए और ज़ूप्लैंक्टन का रिसोर्स हुआ। तो बताइए बर्ड और बेटा फिश दे आर अनरिलेटेड बट दे आर कॉम्पिटिंग फॉर द कॉमन रिसोर्स। ओके, तो पहली बात तो गड़बड़ हो गई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि रिसोर्स मस्ट बी अनलिमिटेड। इस बात को गलत साबित करने के लिए एक और कंपटीशन यहाँ पर बात होती है, एंड दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस कंपटीशन। रिलैक्स होइए और समझिए व्हाट इज इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन में हम दूसरे पॉइंट को गलत साबित करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि रिसोर्स मस्ट बी अनलिमिटेड। हमने यहां पर बोला रिसोर्स इज नॉट लिमिटेड। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिसोर्स अनलिमिटेड है, ये मैंने नहीं बोला कि रिसोर्स यहां अनलिमिटेड है। मैंने ये बोला रिसोर्स अभी फिलहाल लिमिटिंग नहीं है, एनफ है, अबंडेंट है। अबंडेंट है, अबंडेंट रिसोर्स होने के बावजूद, लिमिटिंग रिसोर्स ना होने के बावजूद भी कंपटीशन हो सकता है, और इस तरीके के कंपटीशन को हम लोग इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक ए स्पीसीज है और दूसरी बी स्पीसीज है, और ए और बी स्पीसीज दोनों के दोनों रिसोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं, और दोनों जिस रिसोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं वो अबंडेंट है। अबंडेंट मतलब काफी मात्रा में, फिर भी एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से कंपीट कर रहे हैं, जबकि ये माना जाता है अगर रिसोर्स अबंडेंट है तो कंपटीशन नहीं होना चाहिए। बिकॉज हो सकता है ए स्पीसीज जब इसको फीड करने आए तो बी स्पीसीज की जो प्रेजेंस है वो ए स्पीसीज को इंटरफियरिंग लगे। अब मैं ऐसे बोलता चाहूंगा, आप मुश्किल में आते जाएंगे, आपके दिमाग में कुछ शब्द बनेंगे। चलिए एक एग्जांपल उठाते हैं। एग्जांपल उठाते हैं गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड में एक टर्टवाइज है, इसका नाम है एबिग्डुल टर्टवाइज। कछुआ है एबिग्डुल टर्टवाइज, और एबिग्डुल टर्टवाइज इस गैलापागोस आइलैंड की ग्रास पर फीड करता है। उस घास को खाता है, उस घास को खाता है जिसकी कोई कमी नहीं, पूरे के पूरे आइलैंड में घास है, खूब सारी घास है, एबिग्डुल टर्टवाइज पे फीड करता है। अब हुआ क्या कि इस गैलापागोस आइलैंड में गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे ही गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो गोट ने भी घास को खाना चालू किया। अब जैसे ही गोट ने घास को खाना चालू किया, इसका ये मतलब नहीं कि घास कम पड़ गई, नो। इंटरकैलरी मेरिस्टम होने की वजह से जितनी ग्रेजिंग होगी घास उतना ज्यादा होगी, हम जानते हैं। तो गोट घास खाएगी तो ऐसा नहीं कि टर्टवाइज के लिए घास कम पड़ जाएगी, पर इस गोट की प्रेजेंस में एबिंडन टर्टवाइज ने बाहर निकलना बंद कर दिया। इवन दो यहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं थी, इसका मतलब एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज की प्रेजेंस को अच्छा नहीं मान रही, इंटरफियरिंग मान रही। इसका मतलब ग्रोथ की जो प्रेजेंस है वो एबिंडन टर्टवाइज के लिए इंटरफियरिंग प्रेजेंस है, या फिर इनविट्री प्रेजेंस है। इनविट्री प्रेजेंस है, इसका मतलब है एबिंडन टर्टवाइज गोट को पसंद नहीं कर रहा है। इसका मतलब एबिंडन टर्टवाइज ने अपनी फीडिंग एफिशिएंसी को कम कर दिया, ग्रेजिंग एफिशिएंसी को कम कर दिया। तो व्हाट इज इंटरफेरेंस कंपटीशन? इंटरफेरेंस शब्द इंटरफेयरिंग शब्द से लिया गया। मैं यहाँ पर रुकता हूँ और ये एग्जाम्पल मैं हर क्लास में बताता हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने घर में स्कूल से वापस लौट रहे हैं, आप बहुत भूखे हैं, आप जैसे घर के अंदर एंट्री करते हैं,
मम्मा बैठी है और आपने देखा है कि साथ में बगल वाली जो पड़ोसी आंटी है वो भी बैठी है, मम्मा के साथ बातें कर रही है। मम्मा और आंट आपस में बातें कर रहे हैं और वो बहुत मजबूर है और आपको भूख बहुत लगी। आपने बैग फेंका, आपने बोला मम्मा खाना, मम्मा ने कहा कि खाना रखा हुआ किचन से ले लीजिए। खाने की कोई कमी नहीं है घर में, पर आप प्लेट में खाना लगा करके सामने अगर खाना नहीं चाहते क्योंकि आपकी डाइनिंग टेबल जहाँ बैठी है वो वहाँ पर वो आंटी बैठी है मम्मा के साथ, और वो आंटी ऐसा नहीं कि खाना देखेगी तो आपका खाना छीन लेगी, नो, लेकिन उस आंटी की प्रेजेंस वहाँ पर आपको इंटरफियरिंग लग रही है, आपको लग रहा है कि ये ना होती तो मैं आराम से खाना खा लूँ। अब क्या करेंगे आप? कई बार बच्चे बैग रख करके कमरे में जाते हैं, सो जाते हैं भूखे। इसका मतलब है वो चाहते हैं कि आंटी जब चली जाएगी, आंटी चली जाएगी तब मैं आऊँगा या आऊँगी और फिर मैं खाना खाऊंगी। इसका मतलब क्या हुआ? उस आंटी की प्रेजेंस इंटरफियरिंग। ऑल्दो खाने की कमी घर में नहीं, खाना था किचन में रखा हुआ था, मम्मा आई नहीं, आंटी की प्रेजेंस इंटरफियरिंग लगी। इसका मतलब एक स्पीसीज ने दूसरी स्पीसीज की इंटरफियरिंग प्रेजेंस में अपनी फीडिंग एफिशिएंसी को कम कर लिया। इसका मतलब इस इंटरफियरिंग से शब्द उठाया इंटरफेरेंस, और इसी कंपटीशन को बोला गया इंटरफियरिंग और इंटरफेरेंस कंपटीशन। सो मैं लिख रहा हूँ, व्हाट इज इंटरफेरेंस कंपटीशन? इन दिस कंपटीशन फीडिंग efficiency of one species decreases considerably in presence of or in inhibitory presence of another species। एक स्पीसीज ने अपनी फीडिंग एफिशिएंसी को कम कर दिया दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस में। इस कंपटीशन को हम लोग बोलेंगे इंटरफेरेंस कंपटीशन। ओके, अभी यहाँ तक आगे टॉपिक हम फिर बोल रहे हैं कि हमने पढ़ना कहाँ से चालू किया था, इसलिए एक बार फिर से प्लीज मुझे गॉस की जो डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन को दोबारा बताइए आप, मुझे अच्छा लगेगा। डेफिनेशन ये थी कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन तब होता है जब स्पीसीज रिलेटेड हो, क्लोजली रिलेटेड हो और रिसोर्सेज लिमिटेड हो, और इस दोनों ही पॉइंट को हम लोगों ने गलत साबित कर दिया। यानी हमने साबित किया कि स्पीसीज अनरिलेटेड हो तब भी कंपटीशन हो सकता है, और हमने साबित किया कि रिसोर्सेज लिमिटेड ना हो तब भी कंपटीशन हो सकता है। इसका मतलब जो डेफिनेशन पहले दी गई थी, क्या गॉस की जो डेफिनेशन दी है, क्या वो पूरी तरीके से करेक्ट है? नो। इसलिए हमें नई डेफिनेशन की जरूरत है, और तब एनसीईआरटी एकदम नई डेफिनेशन बताती है। और नई डेफिनेशन बताते वक्त वो बताते हैं कि मान लीजिए दो स्पीसीज हैं ए और बी, ओके, इन दोनों की अपनी अपनी पॉपुलेशन, यानी ए की भी अपनी पॉपुलेशन और बी की भी पॉपुलेशन। मैं अब आज के लेक्चर को कल के लेक्चर के साथ जोड़ना चाहता हूं, और डार्विन कहते हैं ये दोनों की दोनों स्पीसीज अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब वो अपने आर को बढ़ाना चाहेंगे। व्हाट इज आर? इट इज नोन एज ग्रोथ रेट। ये स्पीसीज भी अपने आर को बढ़ाना चाहेंगे, दैट इज नोन एज ग्रोथ रेट। ओके, सो देयर आर टू स्पीसीज ए एंड बी, दोनों की अपनी पॉपुलेशन है, दोनों अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना चाहती हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी स्पीसीज हो वो डार्विन के सिद्धांतों से अलग नहीं है। डार्विन कहते हैं हर स्पीसीज अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहता है, ओके। और इन दोनों स्पीसीज ने अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के चक्कर में आर को बढ़ाना चाहिए, और आर तब बढ़ेगा, ग्रोथ तब बढ़ेगी जब आप फिट हो। क्या? फिट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसलिए आर को हम लोग डार्विनियन फिटनेस बोलते हैं। हम बोलते हैं कि हर स्पीसीज अपना ग्रोथ रेट आर बढ़ाना चाहेगा। व्हाट वाज द आर? अगर आप भूले नहीं है तो आर इज इक्वल टू बी माइनस डी। व्हाट इज बी? बर्थ रेट पर कैपिटा। व्हाट इज डी? डेथ रेट पर कैपिटा। यानी हर स्पीसीज अपने बर्थ रेट और डेथ रेट के डिफरेंस को बढ़ाना चाहेगा। अगर बर्थ ज्यादा डेथ कम तो ग्रोथ बढ़ेगी, एंड दैट इज नोन एज ग्रोथ रेट। एवरी स्पीसीज वांट टू इंक्रीज इट्स आर।
और आर बढ़ रही इसका मतलब ग्रोथ बढ़ रही, ग्रोथ बढ़ रही इसका मतलब बंदा फिट है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। जब आप सर्वाइव करेंगे तभी आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। इसका मतलब हर स्पीसीज अपनी डार्विनियन फिटनेस को बढ़ाता है। फिर हुआ क्या, ये दोनों स्पीसीज कंपीट करने लगे। अब हमने ना लिफ्टिंग बात कही है, ना ये बताया कि ये दोनों स्पीसीज रिलेटेड होने चाहिए। दे मे बी रिलेटेड, दे मे बी नॉट रिलेटेड, एंड दे आर फाइटिंग फॉर द कॉमन रिसोर्स। ये दोनों के दोनों स्पीसीज कॉमन रिसोर्स के लिए फाइट कर रही हैं। पर जरूरी नहीं है कि ये रिसोर्स लिमिटेड हो, जरूरी ये भी नहीं है कि नॉट लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो, में कुछ मतलब नहीं है। बस हमें मालूम है रिसोर्स कॉमन है, और हमें ये भी मालूम है कि वीडियो तो चला गया, वीडियो चला गया, देखो आ रहा है। ओके, यहां पर चला, ओके कोई बात नहीं, अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं। ओके सॉरी। तो हम लोगों ने देखा कि पॉपुलेशन, दोनों अपनी पॉपुलेशन अपने आर को बढ़ाना चाहते हैं, दोनों अपनी डार्विनियन फिटनेस को बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब दोनों अपने आर को इंक्रीज करना चाहते हैं। अब ये दोनों स्पीसीज आपस में कंपीट करने लगी। ये नहीं मालूम कि ये दोनों स्पीसीज रिलेटेड है, आई डोंट नो, मुझे ये भी नहीं मालूम कि रिसोर्सेज लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, पर एक कॉमन है। अब हुआ क्या, जो एक स्पीसीज है वो दूसरी स्पीसीज को ओवरकम करने लगी, यानी एक स्पीसीज सुपीरियर होने लगी और दूसरी स्पीसीज उसके रिस्पेक्ट में इंफीरियर होने लगी। अगर बेटा सुपीरियर स्पीसीज होने लगी तो बताइए उसका आर बढ़ने लगेगा, और जो इंफीरियर स्पीसीज है उसका आर घटने लगेगा, और इस तरीके से कंपटीशन की एक नई डेफिनेशन पैदा होगी। देयर इज अ प्रोसेस, तब हम बोल पाएंगे व्हाट इज कंपटीशन। कंपटीशन इज अ प्रोसेस इन विच आर, दैट इज डार्विनियन फिटनेस, of one species decreases in presence of another species। यानी एक स्पीसीज की आर, दैट इज डार्विनियन फिटनेस, दूसरे स्पीसीज की आर के साथ क्या है, जैसे प्रॉब्लम सो क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फैसिलिटेशन गड़बड़ हुआ। फिर चलिए आइए, तो मैं बोल रहा हूँ कि अब हमको ये नहीं मतलब है कि दोनों स्पीसीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, हमको ये भी मतलब नहीं कि दोनों स्पीसीज अनलिमिटेड और लिमिटेड रिसोर्स पर है। हम इतना जानते हैं कि एक स्पीसीज जब दूसरी स्पीसीज के साथ कंपीट करेगी तो एक स्पीसीज सुपीरियर होगी और दूसरी स्पीसीज इंफीरियर होगी। जो सुपीरियर स्पीसीज होगी उसका आर बढ़ने लगेगा, डार्विनियन फिटनेस बढ़ने लगेगी, और जो दूसरी स्पीसीज होगी उसका आर घटने लगेगा, यानी उसकी डार्विनियन फिटनेस घटने लगेगी, उसकी पॉपुलेशन कम होने लगेगी। सो वी कैन से व्हाट इज कंपटीशन अपार्ट फ्रॉम गॉस definition, this is a process, competition is a process in which that is Darwinian fitness of one species decreases in presence of another species। दूसरी स्पीसीज की डार्विनियन फिटनेस बढ़ेगी, यानी आर बढ़ेगा, और एक स्पीसीज की डार्विनियन फिटनेस घटेगी। जिस स्पीसीज की डार्विनियन फिटनेस घटेगी वो वाली जाएगी इंफीरियर स्पीसीज, और जो स्पीसीज की डार्विनियन फिटनेस बढ़ेगी, आर बढ़ेगा, उसे मानेंगे सुपीरियर। ओके, सो कंपटीशन की डेफिनेशन को मैंने पहले पेज की डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। आप लोग को नहीं समझ में आए, एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू करें, एक बार एनसीईआरटी को जरूर समझने की कोशिश करें, लाइन बाय लाइन जाने की कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद कंपटीशन में छोटा सा और टॉपिक बचता है, दैट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। बेटा उसमें तो आ रहा है ना, ओके, बट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। व्हाट इज दिस कॉम्पिटिटिव रिलीज? ओके, कॉम्पिटिटिव रिलीज को हम अपनी नई डेफिनेशन के साथ रिलेट करते हैं। तो बोलते हैं एक स्पीसीज है ए, जिसको हमने माना सुपीरियर, दूसरी स्पीसीज है बी, जिसको हमने माना इंफीरियर।
ओके, तो अब बताइए किस स्पीसीज का पॉपुलेशन बढ़ेगा? जो सुपीरियर। तो सुपीरियर का डिस्ट्रीब्यूशन यानी किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में सुपीरियर स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, यानी जो सुपीरियर स्पीसीज होगी उसके इंडिविजुअल का नंबर ज्यादा होगा, और जो इंफीरियर स्पीसीज होगी वो कॉन्स्टिट्यूटेड होगी, उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि सुपीरियर स्पीसीज का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये ज्यादा है और इंफीरियर स्पीसीज का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कम है। ओके, इस बात को प्रूव करने के लिए एनसीईआरटी एक एग्जांपल लेती है और ये एग्जांपल है बार्नेकल्स का। पहली बात तो ये बार्नेकल शब्द हमारे लिए बड़ा मुश्किल आता है। व्हाट इज बार्नेकल? याद रखेंगे, बार्नेकल एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, ऐसे आर्थ्रोपोडा जो वाटर में ओशियंस में रहते हैं। ये बार्नेकल प्रॉन जैसे हैं, आर्थ्रोपोडा है और ये ग्रो करते हैं सेडेंटरी, जहाँ रहते हैं वहाँ पर जैसे प्लांट ग्रो करता है वैसे ग्रो करते हैं एनिमल, पर उस तरीके से ग्रो करेंगे बार्नेकल। ये जो बार्नेकल है आर्थ्रोपोडा के मेंबर, इनकी दो स्पीसीज हैं, एक का नाम है बेलेनस और दूसरे का नाम है कैथामेलस। इसमें से जो बेलेनस है इट इज अ सुपीरियर बार्नेकल और जो कैथामेलस है इट इज अ इंफीरियर बार्नेकल। अब आप प्रेजेंट सिनेरियो में बताइए कि बेलेनस ए स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा और कैथामेलस बी स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा। कॉर्नेल्स ने ये फील्ड एक्सपेरिमेंट किया, साइंटिस्ट ने कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने पाया कि अगर आप स्क्वाड प्लेन में जाएं और इंटरटाइडल जोन में जाकर के देखें, इंटरटाइडल जोन जहां पर ज्वार भाटे आते हैं वहां पर जाकर के देखें, तो आपको ज्यादातर चट्टानों में बेलेनस वाला जो बार्नेकल है वो मिलेगा और बहुत कम चट्टानों में कैथामेलस मिलेगा। क्यों? कि बेलेनस और कैथामेलस आपस में एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं। ये सुपीरियर स्पीसीज है, ये इंफीरियर स्पीसीज। इसका मतलब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन इंफीरियर स्पीसीज इज लेस देन in presence of geographical distribution of another superior species। अब हुआ क्या? कॉर्नेल साहब ने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान या कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने इस इंटरटाइडल जोन से एक स्पीसीज को हटा दिया। जैसे ही उन्होंने इस एक स्पीसीज को हटाया मतलब सुपीरियर स्पीसीज यहाँ से चली गई और सुपीरियर स्पीसीज जाते ही कंपटीशन इंफीरियर स्पीसीज को मिलना बंद हो गया और कंपटीशन इंफीरियर स्पीसीज को मिलना बंद हो गया तो उसने अपना ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना चालू कर दिया, यानी अब वो बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया में पाई जाने लगी। ऐसे जैसे कि कंपटीशन रिलीज कर दिया गया हो, अगर कंपटीशन रिलीज कर दिया जाए किसी भी स्पीसीज का तो उसकी अगर सुपीरियर स्पीसीज हटा दी जाए तो इंफीरियर स्पीसीज अपना ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज कर देगा। होता क्या है, इन सारे क्वेश्चंस में से इनके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। कल को आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज बार्नेकल, वो आपको मालूम होना चाहिए। आर्थ्रोपोडा के मेंबर इंटरटाइडल जोन में पाए जाते हैं, रॉकी एरिया में पाए जाते हैं, चट्टानों में ग्रो करते हैं। प्लांट नहीं, आर्थ्रोपोडा के मेंबर है, एनिमल है, लेकिन इनकी ग्रोथ ऐसी है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिखाई पड़ता है। इसमें से दो थे बार्नेकल, एक बेलेनस, दूसरा कैथामेलस। बेलेनस सुपीरियर था, कैथामेलस इंफीरियर था। सुपीरियर बेलेनस की प्रेजेंस में इंफीरियर का ज्योग्राफिकल एरिया कम था, यानी कम जगह पर कम चट्टानों में पाया जाता था। ज़्यादातर चट्टानों में पाया, ज़्यादातर जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन बेलेनस का था। कॉर्नेल साहब ने इस सुपीरियर स्पीसीज को यहाँ से हटाया, जैसे हटाया वैसे ही बेटा कैथामेलस ने इंफीरियर जो स्पीसीज थी उसने अपना ज्योग्राफिकल एरिया डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि इंफीरियर स्पीसीज सुपीरियर की वजह से ग्रो नहीं कर सकती थी। जैसे सुपीरियर स्पीसीज को हटाया गया इंफीरियर स्पीसीज ने अपना ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ा दिया। ओके, नाउ कंपटीशन से रिलेटेड लास्ट पॉइंट पे हम पहुंचते हैं और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं गॉस सेल्स कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मैंने कंपटीशन टॉपिक शुरू करने के पहले भी गॉस साहब का नाम लिया था। मैंने बोला था गॉस के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो लैब में, नेचर में नहीं, और लैब के सारे एक्सपेरिमेंट पॉइंट जरूरी नहीं है कि वो नेचर में ट्रू साबित हो। पर एक बार फिर से मैं गॉस के कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश करूँगा। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूजन का मतलब किसी को बाहर कर देना, निकाल देना, भगा देना। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, गॉस ये बोलते हैं कि अगर दो स्पीसीज आपस में कंपीट कर रही हैं तो एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को एक्सक्लूड कर देगी, भगा देगी, यहाँ से हटा देगी। एंड दैट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गिवन बाय गॉस। ओके, मैं पहले गॉस की डेफिनेशन को एज इट इज पढ़ने की सलाह देता हूँ आपसे कि आप गॉस की डेफिनेशन को एज इट इज पढ़ने की कोशिश करिए। क्या लिखा हुआ है बुक में, मैं आपके सामने पेज नंबर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो पेज नंबर इज 235 एंड पैरासिटिज्म के ऊपर का पैराग्राफ है। आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitive inferior one will be eliminated eventually. See this, मैं एक एक करके पॉइंट लिखता हूँ। पहला पॉइंट है टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। गॉस पहली बात कहते हैं कि दो स्पीसीज होनी चाहिए, लेट्स सपोज ए एंड बी, और ये दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, और इन दोनों को रिसोर्स के लिए फाइट करना। ये रहा रिसोर्स, ओके, और रिसोर्स है लिमिटिंग, यानी रिसोर्स बहुत ज्यादा नहीं है, रिसोर्स लिमिटिंग बहुत कम है। अब इस रिसोर्स को पाने के लिए इन दोनों स्पीसीज को रिसोर्स के पास ही रहना पड़ेगा, एक स्पेस, एक जगह पर पास ही रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों स्पीसीज इस रिसोर्स के पास रह रहे हैं, इसका मतलब दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक साथ एग्जिस्ट करना, इट इज नोन एज कोएग्जिस्टेंस। तो जब भी कंपटीशन शुरू होगा, माइंड इट, बहुत ध्यान सुनिएगा, जब भी कंपटीशन शुरू होगा दोनों स्पीसीज को एग्जिस्ट करेगी। गॉस कहते हैं कि कोएग्जिस्टेंस है, लेकिन ये कोएग्जिस्टेंस इंडेफिनिट टाइम के लिए नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलने वाला? क्योंकि रिसोर्स लिमिटिंग है, और रिसोर्स लिमिटिंग है तो इस रिसोर्स को पाने के लिए ये दोनों स्पीसीज आपस में फाइट करेंगी, और जो सुपीरियर स्पीसीज होगी, लेट्स सपोज ये जो सुपीरियर स्पीसीज है वो बी वाली इंफीरियर स्पीसीज को यहाँ से भगा देगी, एलिमिनेट कर देगी, एक्सक्लूड कर देगी। ओके, फिर से सुनिए, when the two closely related species they fight for the common limiting resource, initially they coexist, ये coexist initially करेंगे, but cannot coexist indefinitely, इंडेफिनिट टाइम के लिए कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। पहले तो साथ साथ आएंगे, क्योंकि रिसोर्स के लिए फाइट करना, तो जहां रिसोर्स होगा दोनों एक साथ होगा। लेकिन जब रिसोर्स के लिए फाइट चल रही होगी तो उसमें से जो सुपीरियर स्पीसीज होगी वो इंफीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देगी, या फिर उसे एक्सक्लूड कर देगी, भगा देगी। इसका मतलब केवल सुपीरियर स्पीसीज बचेगी, इंफीरियर स्पीसीज या तो मर जाएगी, या तो वहां से एलिमिनेट होगी, या तो भागेगी। ये है गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो मैं आपको इस पूरे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में दो शब्द लिखने की बात करता हूँ। पहला शब्द है कोएग्जिस्ट, इसको आप बहुत ध्यान समझें और अपने आप को नॉलेज दें कि यस, टू स्पीसीज कोएग्जिस्ट इनिशियली बट नॉट इंडेफिनिटली। वो कोएग्जिस्ट करती हैं शुरुआत में, इंडेफिनिट टाइम के लिए कोएग्जिस्ट नहीं करती। और दूसरा पॉइंट, इनमें से एक स्पीसीज का एक्सक्लूजन हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, यानी एक स्पीसीज यहाँ पर बचेगी नहीं, भगा दी जाएगी। अब आप बताइए कौन सी स्पीसीज भाग जाएगी? जो सुपीरियर होगी वो रुकेगी, जो इंफीरियर होगी वो स्पीसीज यहाँ से भगा दी जाएगी।
और इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गॉसेस का जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है एक लैब एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने 2 स्पीसीज को लैब में एक साथ एक कॉमन रिसोर्स में रख करके देखा और उन्होंने देखा कि सुपीरियर स्पीसीज ने इंफीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि गॉस का ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नेचर में कई बार, नॉट ऑलवेज, कई बार साबित सही नहीं हुआ, कई बार सही साबित हुआ। यानी इनका जो ये प्रिंसिपल है कई जगह पर तो सही है, लेकिन नेचर में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये सही साबित नहीं हुआ। उनमें से एक जगह है जो मैकआर्थर जी बोलते हैं। चलिए पहले मैं इसे मिटाता हूँ। चलिए कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में when two closely related species fight for common resources, they cannot coexist indefinitely. So इनमें से जो inferior species होगी, the inferior species will eliminated or excluded by the superior species. superior species के द्वारा भगा दी जाएगी। और मैं बता दूँ, फिर सोच करके देखिए, 2 शब्द, one is coexistence, दूसरा शब्द है एक्सक्लूजन। तो कहते हैं शुरुआत में कोएग्जिस्ट करेगा लेकिन हमेशा के लिए कोएग्जिस्ट नहीं करेगा। और दूसरा ये है कि अगर हमेशा के लिए कोएग्जिस्ट नहीं करेगा तो सुपीरियर स्पीसीज इंफीरियर स्पीसीज को मार के बनाएगा या फिर एक्सटिंक्ट करेगा। ये पॉइंट ना, इस पॉइंट को के बाद एक साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने बोला है मैकआर्थर नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात नेचर में देखी और ये नेचर में देखते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग को, और वो देखते हैं कि रिसोर्स पार्टीशनिंग के दौरान क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी बहुत दिनों से कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर से सुनिए, गॉस कहते हैं कि ये कोएग्जिस्ट बहुत दिनों तक नहीं कर सकते, इंडेफिनिट टाइम के लिए नहीं कर सकते, और मैकआर्थर कहते हैं कि नहीं, अगर स्पीसीज रिसोर्स का पार्टीशन कर ले, यानी बहुत सारी स्पीसीज आपस में रिसोर्स को अलग अलग बांट लें, तो एक साथ रह सकते हैं। रिसोर्स पार्टीशनिंग को समझाने के लिए इन्होंने 5 स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स के बारे में बात की। 5 स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स। पहला पॉइंट, व्हाट इज वार्बलर्स? एक छोटी सी बर्ड है, गौरैया जैसी, स्पैरो जैसी बर्ड होती है। अमेरिकन कंडीशंस में कलरफुल बर्ड्स है येलो, और भी गौरैया जैसी दिखती है वार्बलर्स। इनकी 5 स्पीसीज हैं और 5 स्पीसीज को इन्होंने एक प्लांट में रहते हुए देखा। वो देख रहे हैं कि एक प्लांट में 5 स्पीसीज रह रहे हैं और 5 स्पीसीज एक्चुअली कोएग्जिस्ट कर रही हैं। वो कहते थे कि कोएग्जिस्ट इंडेफिनिट टाइम के लिए नहीं कर सकती, and there is no exclusion, किसी का एक्सक्लूजन नहीं है। जबकि गॉस कहते थे कि ये कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक्सक्लूजन हो जाएगा। इन्होंने देखा कि 5 वार्बलर जो स्पीसीज हैं वो इस पेड़ पर बहुत सालों से रह रहे हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी फोरेजिंग टाइम को बदल दिया, फोरेजिंग टाइम और फोरेजिंग हैबिट को बदल दिया। दाना चुना, फोरेजिंग, दाना खाना यानी खाने के बाहर आना, इस हैबिट को बदल दिया। होता ये है कि जब पहली स्पीसीज, 1 स्पीसीज फोरेजिंग करने आती है तो बाकी 4 स्पीसीज हाइड रहती हैं, वो बाहर नहीं निकलती। उसी पेड़ में वही कॉमन रिसोर्स है, वही पेड़ है, वही लिमिटेड कॉमन रिसोर्स है, लेकिन एक स्पीसीज जब पहली सबसे सुपीरियर स्पीसीज होगी, 5 में जो सबसे सुपीरियर स्पीसीज होगी वो जब दाना चुनने आएगी तो बाकी 4 स्पीसीज छुपी रहेंगी। जब पहली स्पीसीज दाना चुन के बाहर आज वापस चली जाएगी, छुप जाएगी, तब सेकेंड स्पीसीज आएगी और बाकी फिर से पहली और साथ में बची हुई 3 स्पीसीज फिर से छुप जाएगी। और ऐसे करते वक्त पहली जाएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी। 5 कभी भी एक साथ एक समय पर दाना चुनने नहीं आएंगी। और ये करके वो अपने रिसोर्स, अपने प्लांट का पार्टीशन कर रहे हैं और कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑल्दो वो गॉसेस के दोनों बातों पर एकदम पक्की बैठते हैं। गॉसेस कहते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होनी चाहिए। यस, दे आर वार्बलर्स और वो आपस में क्लोजली रिलेटेड है। गॉसेस बोलते हैं कि रिसोर्स कॉमन और लिमिटेड होना चाहिए, प्लांट एक है या
प्लांट में पाए जाने वाला फूड एक जैसा है और वो लिमिटेड है, और वो कहते हैं कि इस कंडीशन में वो कोएग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इन पक्षियों ने, इन वार्नर्स ने अपनी रिसोर्स की पार्टिसिपेट की बाय चेंजिंग द फोरेजिंग हैबिट, दाना चुगने की हैबिट को बदलकर, और जब एक स्पीशीज आती है बाकी 4 चीजें छुपे रहती हैं, और इस तरीके से इन्होंने कंपटीशन में इस गॉसेस के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को नेचर में गलत साबित किया। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या गॉसेस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एकदम गलत है? ये कभी मत कहिए ना। गॉसेस का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट है, ज़्यादातर समय पर कंपटीशन में एकदम करेक्टली फिट बैठता है, बट इसके एक्सेप्शन भी हैं, और इसके मैंने अब तक इस वाले टॉपिक में 3 एक्सेप्शन बताए। एक तो मैंने आपको विजिटिंग फ्लैमिंगो, ज़ू प्लैंक्टन और फिश का रिलेशन बताया, फिर इंटरफेरेंस कंपटीशन बताया, और आज मैंने आपको बताया रिसोर्स पार्टिसिपेशन। और इस तरीके से हमारा दूसरा टॉपिक है, और इस टॉपिक को जिसका नाम है कंपटीशन को भी खत्म है। कंपटीशन के बाद एनसीईआरटी में जो हमारा तीसरा टॉपिक है इट इज नोन एज पैरासिटिज्म। तो हम लोग पैरासिटिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। आइए पैरासाइट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पैरासाइट, ओके, पैरासिटिज्म पैरासाइट शब्द से उठाया गया टॉपिक है। पैरासाइट से उठाया गया छोटा सा टर्म है पैरासाइट, वहां से उठाया गया। व्हाट इज पैरासाइट? ओके, पैरासाइट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए, इट्स अ वन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वन living organism depends upon another living organism for 2 things, one for food and another for shelter। याद रखिए जब भी मैं डेफिनेशन पढ़ाऊं तो ये डेफिनेशन आपको ऐसे ही समझनी और बतानी है। व्हाट इज पैरासाइट? व्हेन वन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड शेल्टर, दैट वन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड, इज नोन एज पैरासाइट। अगर कभी ये क्वेश्चन भूल जाते हैं या डेफिनेशन भूलते हैं तो आप ह्यूमन बॉडी में लाइस के बारे में सोचिए, जू के बारे में सोचिए। जू, लाइस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक ह्यूमन जो कि दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर रहता है, उसका खून चूसता है, खाना खाता है, फूड लेता है और वहीं पर रहता है, शेल्टर भी लेता है। पैरासिटिज्म पैरासाइट शब्द से लिया गया। व्हाट इज पैरासाइट? व्हेन वन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, वन इज नोन एज फूड, अनदर वन इज नोन एज शेल्टर। ओके, अब इस पॉइंट पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मॉस्किटो। आप हमें बताएं कि क्या मॉस्किटो एक पैरासाइट है? अब जरा सोचने की कोशिश करिए डेफिनेशन। मॉस्किटो आपको आपकी बॉडी में आकर के फीमेल मॉस्किटो, लेट्स सपोज मैं फीमेल मॉस्किटो सब दिखा दूंगा। फीमेल मॉस्किटो आपकी बॉडी में आता है, ब्लड से आता है और चला जाता है। नो डाउट फीमेल मॉस्किटो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे यानी हम पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर आता है, फीड करता है पर शेल्टर नहीं लेता, इसलिए मॉस्किटो इसको मारता है। मॉस्किटो एक पैरासाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा जो भी पैरासाइट होना चाहिए उसको शेल्टर भी लेनी चाहिए और फूड भी लेना चाहिए, और इसी वजह से पैरासिटिज्म में 2 शब्द आते हैं। एक शब्द आता है पैरासाइट और दूसरा शब्द आता है होस्ट। यहां पर पैरासाइट को फायदा है और होस्ट को नुकसान है, यानी कि होस्ट के ऊपर पैरासाइट रह भी रहा है और होस्ट का खाना भी खा रहा है और उसका नुकसान भी पहुंचा रहा है। अब मैं फिर से वापस यहां चलता हूं। मॉस्किटो एक पैरासाइट नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो फूड लेता है लेकिन शेल्टर नहीं लेता। इसका मतलब ये है कि पैरासिटिज्म में पैरासाइट और होस्ट आपस में को एग्जिस्ट करने चाहिए। अगेन ये सब आया। अभी हम कंपटीशन पढ़ रहे थे तो कंपटीशन में भी ये को एग्जिस्टेंस शब्द आया था, और मैंने बोला था कि कंपटीशन के दौरान को एग्जिस्टेंस इनिशियली होता है लेकिन इनडेफिनिट टाइम के लिए नहीं होता। लेकिन आज मैं उल्टा बोल रहा हूँ, अगर पैरासिटिज्म है तो को एग्जिस्टेंस इनडेफिनिट टाइम के लिए होगा। व्हाट इट मींस, जब तक इस दुनिया में होस्ट है तब तक पैरासाइट रहेगा। होस्ट मर जाएगा, पैरासाइट भी मर जाएगा। यानी होस्ट और पैरासाइट एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं फॉर इंडेफिनिट टाइम के लिए को एग्जिस्ट करते हैं। और याद रखना, अजीब रिलेशन है कि इस को एग्जिस्टेंस में साथ रहने में होस्ट बड़ा नुकसान में, होस्ट नहीं चाहता कि वो साथ रहे, इसलिए होस्ट अडॉप्ट करता है। होस्ट में अडॉप्टेशन आते हैं और वो चाहता है कि वो कुछ ऐसा एडाप्टेशन करे कि वो गेट रिड हो जाए पैरासाइट से। तो होस्ट अडॉप्ट करता है और इवॉल्व करता जाता है ताकि वो पैरासाइट से हट जाए, बच जाए, गेट रिड हो जाए। लेकिन पैरासाइट भी चालाक है, जैसे ही होस्ट अडॉप्ट करता है पैरासाइट भी उसी की तरह एडाप्टेशन करने लगता है, यानी ये भी इवोल्यूशन करने लगता है। तो जैसे जैसे होस्ट इवॉल्व होता है वैसे वैसे पैरासाइट भी इवॉल्व होने लगता है। इस कंडीशन को बोलते हैं को इवोल्यूशन। तो याद रखेंगे आप, ये दो शब्द पैरासाइट के साथ हमेशा चलेंगे। वन इज नोन एज को एग्जिस्ट, अनदर वन इज नोन एज को इवोल्यूशन। टाइम क्या हो रहा बेटा? तो ठीक है, आज का टाइम ऑलमोस्ट ओवर है। अगर मैं 10 मिनट में आगे पढ़ा तो टॉपिक चल नहीं पाएगा। तो आज हम लोग पैरासिटिज्म को एक बार रिवीजन करके टॉपिक का क्लास रोकने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज पैरासिटिज्म? पैरासिटिज्म पैरासाइट शब्द से उठाया गया है। पैरासाइट इज वन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड शेल्टर। दोनों चीजें होनी चाहिए। वन इज नोन एज फूडिंग, इसी को बोलते हैं फूडिंग, और इसी को बोलते हैं शेल्टर को बोलते हैं लॉजिंग। यानी फूडिंग भी होनी है, लॉजिंग भी होनी है, और फूडिंग और लॉजिंग अगर साथ साथ हो रही है तो याद रखना यहाँ पर को एग्जिस्टेंस होगा। और को एग्जिस्टेंस के दौरान एक बंदा होगा पैरासाइट, दूसरा होगा होस्ट। जो पैरासाइट होगा उसको पॉजिटिव फायदा है, बेनिफिट है, जो होस्ट है उसे नुकसान है। अब देखिए अजीब रिलेशन है कि जो होस्ट है वो अडॉप्ट कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, और इवॉल्व करते करते वो चाह रहा है तो कुछ ऐसे इवॉल्व करे कि पैरासाइट से दूर रहे। पर जितना ज़्यादा बेटा होस्ट इवॉल्व हो रहा है उतना ही ज़्यादा पैरासाइट इवॉल्व हो रहा है। तो ये दो शब्द हैं, वन इज नोन एज को एग्जिस्टेंस, दूसरा है को इवोल्यूशन। तो हमारे पास टॉपिक ये बचता है, अब हम लोग इन टॉपिक्स को और कैसे आगे बढ़ाएं। तो कल हम देखेंगे, कल या नेक्स्ट क्लास, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी आपको सूचना दे दी जाएगी।